हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1 फाइलिंग के आर्मी पर्सन्स है जो अपने आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप देख देख के कर भी सकते हैं। कुछ जगहों का, कुछ सेक्शंस का ध्यान रखा जाता है। अगर वहाँ पे आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, ठीक है, क्योंकि कई बार गलत भरने से अच्छा है आप कंसल्ट कीजिए। गलत भरने से आपका नोटिस आने का चांसेस हो जाता है। ये जो अभी मैं फाइलिंग बता रहा हूँ, ये एक जस्ट नॉर्मल पर्सन अगर फाइलिंग कर रहा है, अगर उनका कोई उसमें कोई जैसे दिक्कत नहीं है, कोई मतलब असेसमेंट वगैरह में कोई नोटिस वगैरह आया नहीं है, तो उस केस के लिए तो सिंपल फाइलिंग है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, वो सीआरपीएफ पर्सन के लिए था। तो अगर आप सीआरपीएफ पर्सन हैं तो आप स्पेसिफिकली उस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे प्रोसेस पूरा सेम है, जितने भी डिफेंस सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, सबका एक ही प्रोसेस है फाइलिंग का। ठीक है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार बीच बीच में देखने से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस भी हो सकता है, तो इसलिए पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा, रिटर्न फाइलिंग करते टाइम आपके पास फॉर्म 16 होना जरूरी है, जो कि मैंने फॉर्म 16 रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने फॉर्म 16 ले रखा है, ये आपको आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आपके पास दूसरा होना चाहिए फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में आप देख सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस कटा है। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना फॉर्म 16 में भी चेक कर सकते हैं फिर कि यही क्या सेम अमाउंट आपका मैच हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि फॉर्म 16 जो है वो पूरा मैच हो रहा है। 34,156 का टीडीएस टैक्स पे हुआ है यहाँ पे इनका, और 34,156 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब रिटर्न फाइलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मेरे को असेसमेंट ईयर 2021 का करना है, तो आपको सबसे पहले जाना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन, पहले सबसे पहला प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वेल एंड गुड है, फिर आप सीधा लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन की आईडी डाल के लॉगिन कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 2021। आईटीआर फॉर्म नंबर आपका रहेगा आईटीआर 1। फाइलिंग टाइप आपका रहेगा ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न रहता है। सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। बैंक अकाउंट डिटेल आपका पहले से ही डला हुआ आएगा, जो लास्ट ईयर था आपका, प्री वैलिडेटेड होगा तो होता है। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, कंसेंट करके कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। तो दोस्तों ये आ गया आईटीआर 1। अगर हम बात करें आईटीआर 1 किसके लिए होता है, ये होता है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए होता है, जिनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। अगर आपका 50 लाख से ऊपर है तो यह फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर 50 लाख तक की इनकम है वो किस किस हेड से होनी चाहिए, वो इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी आपके पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर दो है तो भी ये सेक्शन, ये फॉर्म आपके लिए एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। एंड अदर सोर्स, ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर इनकम है वो भी अप टू 5,000 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जो कि है डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आप इनमें फॉल करते हैं तो आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है, चाहे आपको सैलरी इनकम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला टैब जो है इंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा। दूसरा टैब जो है वो आपका जर्नल इंफॉर्मेशन है। इस टैब को मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, डेटा रहता है, लाइक आपका फ़ोन नंबर, नेम, आधार डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहेगा, आपका ईमेल आईडी, तो वो पूरा डिटेल रहता है। तो वो आप अपना जब आप करें फाइलिंग तो आप वो चेक कर सकते हैं। हम सीधा आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में अभी जो इस ईयर फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं पूरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है सही से। नहीं तो कई बार ये प्री फिल रहता है, डेटा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिल रहता है, तो आपको उसमें फिर मेहनत कम करना पड़ता है। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आपका नहीं डला है तो आप फॉर्म 16 से डाल सकते हैं देखकर। सबसे पहले आप ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो आपका होगा वो ABC, जो तीनों में आप डालेंगे उसका टोटल आएगा। आप देख सकते हैं
ये जो तीन फील्ड्स हैं, ये यहाँ पे आप फिगर डाल सकते हैं, इसी का टोटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम आते हैं फॉर्म 16 पे। फॉर्म 16 पे जब हम अगर आएंगे नीचे, ये फॉर्म 16 है, अगर हम देखें ग्रॉस सैलरी जो आ रहा है यहाँ पे 8,21,446 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है 8,21,446। एक बार फिर से चेक कर लें, 8,21,446। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, तो ये आपका ग्रॉस सैलरी में आ गया। ठीक है, ये आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के हेड में आता है, जो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता है, और वो आपका बाहर ग्रॉस सैलरी में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि काफ़ी केस में एग्जेम्पशन मिलता है यहाँ पे अलाउंस में सेक्शन 10 में, तो अगर आपके फॉर्म 16 में अगर आ रहा है अलाउंसेस वगैरह का एग्जेम्पशन, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि इस केस में अभी यहाँ पे कोई भी अलाउंस देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है जो कि लेस अलाउंस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 89,000 का यहाँ पे अलाउंसेस आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे डालना है। तो अब एक चीज देखिए, अगर हमें पता नहीं है कि किस हेड का अलाउंस है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे एनी अदर करके डिस्क्रिप्शन इफ एनी, अगर आप यहाँ पे नेम कर सकते हैं अलाउंसेस करके। ठीक है, या तो आपको पता हो स्पेसिफिकली कौन सा अलाउंस है, तो वो आप नेम डालिए इधर। देन आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितने अमाउंट का अलाउंसेस मिला है आपको। अलाउंसेस आप देख सकते हैं 89,039 का है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 89,039 ये हमने डाला। तो इनकम चार्जेबल अंडरहेड सैलरीज अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आ रहा है 682,407। तो अगर हम बात करें, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं 682,407, तो आपका यहाँ तक जो है वो मैच हो रहा है। देन आपका हिस्सा जो नेक्स्ट सोर्स आता है इनकम का, वो है, एक सेकेंड में इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। अब जो नेक्स्ट आता है आपका, वो है हाउस प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, ये काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आता है। अब हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका कोई इनकम सोर्स है हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो आपको डालना है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो ये पूरा आपको लीव कर देना है। ठीक है, तो जैसे इनके केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में जस्ट लाइक जैसे आपने रेंट रिसीव करते हैं, तो वो सब डालना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, अच्छा एक चीज और, हाँ ये आप देख सकते हैं, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेव। आप जो भी कर रहे हैं उसको सेव करते रहिए, क्योंकि होता क्या है, जो भी आपने जितना भी डेटा फिल किया है वो कई बार चला जाता है। तो अच्छा क्या रहेगा, आप इसको बीच बीच में बार बार सेव ड्राफ्ट करते रहिए। तो मैं ऊपर से कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार ये हटाना पड़ेगा सेव ड्राफ्ट करने के लिए। सेव ड्राफ्ट, ठीक है, इससे क्या होगा, जितना डेटा हमने अब तक फीड किया है वो सेव रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी है नहीं। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है और आपने कहीं लोन ले रखा है और आप उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप उसकी डिडक्शन भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैक्स, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 2 लाख तक ही होना चाहिए। अगर आपका 2 लाख से, जैसे आपका टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस, अगर आपका सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस को, तो उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। देन आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में आपका जो जैसे यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट से है, FD से होता है, फैमिली पेंशन है, जो भी अदर सोर्स से इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस केस में अभी कोई अदर सोर्स से इनकम नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अब जो आता है यहाँ पे पार्ट C आता है, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। आपने किस किस जगह डिडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली 80C में लोग ज़्यादा क्लेम करते हैं, क्योंकि 80C में लाइफ है, काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इसका लिमिट है 80C का, वो 1,50,000 है। 1,50,000 से आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अब इनका फॉर्म 16 देखें तो जो इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को मेंशन किया हुआ है 80C में इन्होंने क्लेम किया है 80,700। तो दोस्तों 80,700 इन्होंने जो यहाँ पे डाला है डिडक्शन के लिए, तो हमें भी यहाँ पे यही डालना है। कई बार होता क्या है, देखिए आपको मैं बताऊं, कई बार होता क्या है कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बट आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं है या फिर रह जाता है बताना, तो वो तो कम ही अमाउंट डालता है फिर, तो इस वजह से आपका टैक्स बन जाता है। बट आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक्चुअल अमाउंट डालें, आपने जितना का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्लोज कर दें। अच्छा एक चीज़ और है, हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 से 31/7, ये एक जो लॉकडाउन की वजह से एक रिलीफ मिला था, इस पीरियड तक भी डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सारे सेक्शंस हैं, अगर आप इसमें फॉल करते हैं, आपके फॉर्म 16 में आ रहा है तो आपको ये फिल करना है इधर, नहीं तो उसको सारा खाली छोड़ देना है, ठीक है। 80D जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, अगर आपने हेल्थ प्रीमियम वगैरह लिया हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं इधर। फिर ऐसे करके काफ़ी सारे सेक्शन है, 80GG है रेंट पेड का, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे नीचे टोटल इनकम पे। तो टोटल डिडक्शन आपका 80,700 हो गया, टोटल इनकम जो है आपका 6 लाख के अराउंड आ गया। अब हम यहाँ से फॉर्म 16 से एक बार मैच कर लेते हैं, 6,17,710, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना ही आ रहा है इनका, 6,01,710। फिर आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो डालना है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना। अब आते हैं नीचे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जो टैक्स पेबल बन रहा है 32,800 के कुछ बन रहा है। इस पे इनको रिबेट नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि रिबेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अगर 5 लाख रहता है आपका इनकम तो पूरा 12,500 जो टैक्स बनता है पूरा का पूरा आपका रिबेट डिडक्शन मिल जाता है उसका आपको। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर अगर 1 रुपये भी हो रहा है तो पूरा एज यूजुअल वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इनका जो सेस वगैरह लगा के जो इनका फाइनल टैक्स बन रहा है 34,156, कोई इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह नहीं है, और टोटल टैक्स जो बन रहा है 34,156, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टैब पे, ये टैब पूरा भरी हो गया तो आप इसको फिर सेव ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं टैक्स डिटेल पे। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो टैक्स 10 नंबर जो डिडक्टर है उनका आ रहा होगा यहाँ पे, और इनकम आपके आ रही होगी, और उस पर कितना TDS कटा वो आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपका FD इनकम है तो ये TDS शेड्यूल 2 जो है TDS का, इसमें भी आता है जो बैंक अदर देन सैलरी इनकम होता है फॉर्म 16 है, क्योंकि सैलरी वालों का 16 होता है और अदर देन सैलरी होते हैं जो नॉन सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए फॉर्म 16A होता है, लाइक FD का इनकम, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आपको खाली छोड़ देना है। अब हम आते हैं, अच्छा दोस्तों अब मैं थोड़ा आपको जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। टोटल टैक्सेस पेड आपका यहाँ पे एक नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है, आपका कितना फाइनल टैक्स बन रहा है। और रिफंड देखिए इनका कुछ नहीं बन रहा क्योंकि इनका जो पूरा अमाउंट है जो इन्होंने डिडक्शन सेविंग वगैरह जो है वो कम किया है, अगर ये ज़्यादा करते तो इनको रिफंड मिल सकता था, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना सेल्फ डालना है, प्लेस आपको जो डालना है जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो प्लेस डाल देना है, और आपको ई वेरीफाई करना, आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आप बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल DI पे। दोस्तों ये शेड्यूल ये वाला टैब जो इस बार न्यू आया था लेकिन ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नो कर दिया था। तो अगर आपने यहाँ पे इसको नो कर दिया है तो आपका जो शेड्यूल ये वाला है DI ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन इन्वेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। फिर शेड्यूल 80D यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसके बारे में आपको डालना है, अगर नहीं लिया तो नो करना है। देखिए वेदर यू और एनी फैमिली मेंबर इज अ सीनियर, क्या आप और आपकी फैमिली मेंबर में पेरेंट्स को हटा के मीन्स वाइफ हो गई और जो भी, तो वो क्या सीनियर सिटीजन है तो उसको नो करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली करना है, और अगर
पेरेंट्स के लिए भी क्लेम नहीं कर रहे तो नॉट क्लेम करना है, ठीक है। 80G पे आ गए हम। 80G में अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो वो डालना है, तो इसको खाली छोड़ना है और इस वाले को भी खाली छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च वगैरह के लिए है। तो अब हम एक बार टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे आते हैं। ये हमने सब कुछ फिल कर दिया। अगर सब कुछ ओके हो जाता है तो आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है, ठीक है। प्रीव्यू एंड सबमिट दोस्तों मैं भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इनका पार्ट ए में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है, जो कि इस बार क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टैब को ओपन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह होता है। इसमें इस बार इन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या लास्ट ईयर 1 लाख से ऊपर है, क्या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रैवल और एक और चीज़ है, तो वो आपको इस पर पूछा गया है, ठीक है। अगर उन तीनों में अगर आपका यस होता है तो आपको उसमें यस करके आपको अमाउंट डालना है, अदरवाइज आप उसको नो करके प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है। तो आपका ये रिटर्न फाइनल हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों ये आपको इसको ई वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है लोग रिटर्न फाइल करके छोड़ देते हैं, ई वेरीफाई नहीं करते। ई वेरीफाई करना ज़रूरी है, आजकल बहुत ईजी हो गया है, अपना बस OTP डालिए और आपका ई वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इनका मतलब ऐसे ये पूरा प्रोसेस था रिटर्न फाइलिंग का, अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी मतलब रिटर्न फाइलिंग में डाउट या कोई क्वेरी आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा मतलब कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप हमसे फाइलिंग कराते हैं, जैसे कि आपका रिटर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी हमारा जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे चैनल के डैशबोर्ड पे मेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।